अगर आप पीडीएफ को 100% फॉलो कर लेते हैं तो आपको 2024 का मेंस लिखने से कोई भी नहीं रोक सकता। कैसे अभी सभी लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि किस तरीके से आपकी यूपीएससी 2024 की एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, थोड़ा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। अभी तक मैं उम्मीद करता हूं कि देखिए आपके हाफ प्रिपरेशन जो होंगे वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुके होंगे। अब आपके पास जो समय है अभी अक्टूबर से लेके मार्च तक की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 6 महीना अभी आपको दिखाई देता है। अब इसके बाद आप अप्रैल जो होगा वो तो बफर में रखेंगे ही, पूरा मई भी आपका बफर में रहेगा। आपका प्रीलिम्स का एग्जाम कब है? 26 मई को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है 2024 का। तो अप्रैल मई जो होगा पूरा का पूरा ये 2 महीना आपका बफर होगा। ओनली प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव टेस्ट पेपर सॉल्व करना, एनालाइज करना, रिजल्ट वगैरह सब वही आपका रहेगा। अदरवाइज अगर हम होलिस्टिकली प्रिपरेशन की बात करें प्रीलिम्स और मेंस की, इसके लिए मात्र आपके पास 6 महीना भी है। अगर आपने अभी तक सिलेबस आधा कंप्लीट नहीं किया है तो कहीं ना कहीं आप अपने क्या है रेड जोन में है, या फिर अगेन आप जो 5 ईयर प्लान होता है पंचवर्षीय योजना, ओके, कहीं ना कहीं उसी में आप फंसे हुए हैं या फिर आगे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए कुछ पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो सकती हैं। अब पॉसिबिलिटीज क्या होती है? एक पहली चीज, जो आप पढ़ते हैं या रीड करते हैं या फिर जो भी आप स्टडी करते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन जब कहीं ना कहीं कनेक्शन की बात आती है, कनेक्ट करने की बात आती है डॉट्स को, डॉट्स का मतलब हुआ कंसेप्ट। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, और कुछ डोमेस्टिक इवेंट्स हो रहे हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको इन दोनों इवेंट्स के बारे में लिखना होता है। एक एग्जाम्पल देख के मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि एग्जाम्पल आया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी और उसके क्या सॉल्यूशन लिए गए ताकि इंडियन इकोनॉमी को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात की जा रही है। ज्यादातर स्टूडेंट इसमें क्या लिखेंगे? डोमेस्टिक का लिखते हैं। क्यों? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस यहाँ पे लिए गए, जैसे कि बैंक्स वगैरह हैं उनको नेशनलाइज किया गया, उनको थोड़ा सा कैपिटल इन्फ्यूज किया गया, ओके, उनका पेनिट्रेशन बढ़ाया गया। कुछ यहाँ पर लोग बात करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कुछ काम यहाँ पर किए गए, कुछ यहाँ पर काम किए गए जैसे कि स्पेस एजेंसी में काम किया गया, कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी काम किया गया। तो डोमेस्टिक लेवल पे सारी चीजें बता देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे चीजें नहीं बताते हैं। क्योंकि देखिए डोमेस्टिक कंडीशन में जो भी हो रहा है ना उसका वो उस पर इन्फ्लुएंस आपको इंटरनेशनल लेवल का भी पड़ता है। तो इंटरनेशनल किसी कंट्री के साथ हमने क्या किया, कुछ एग्रीमेंट साइन किए, कुछ पैक्ट वगैरह साइन किए ताकि वहां से कुछ चीजें क्या हो, इम्पोर्ट हो। तो जैसे कि इनिशियल टाइम पे क्या होता था कि ज्यादातर जो क्रॉप्स हुआ करते थे, ओके, अनाज जो हुआ करते थे उनको इम्पोर्ट किया जाता था। उसी तरीके से कुछ एक्सपोर्ट का भी हम काम कर सकते हैं, जैसे सर्विस सेक्टर पे हम एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। तो वो भी क्या करता है कि हमारी इकोनॉमी पर एक इफेक्ट क्रिएट करता है। इट इज डिफरेंट मैटर कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, वो वाला मैटर। तो इस वजह से क्या होता है ना कि डॉट्स को कनेक्ट करना यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरीके से हम बात करें कि बिफोर इंडिपेंडेंस कम्युनलिज्म था या जो कम्युनिस्ट थे वो किस तरीके से इवॉल्व होते हैं, और आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरीके से कम्युनिस्ट इवॉल्व होते हैं या फिर उनकी एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो जब आप इंडिया के बारे में पढ़िएगा ना कि इंडिया में किस तरीके से कम्युनलिज्म का फैलाव होता है, तो उसी तरीके से आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी पढ़ना होगा कि उस टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं यूएसएसआर या फिर चाइना के जोन में ये सब सारी चीजें क्या चल रही थी, कि कम्युनिज्म आपको उधर ही देखने को मिलेगा। तो उससे आप कनेक्ट करेंगे कि उस टाइम फ्रेम में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था इंडियन लीडर्स पे, या फिर जो रोल मॉडल हुआ करता था यूएसएसआर या चाइना के आसपास में वो कितना सार्थक है इंडिया के कॉन्सेप्ट में, या फिर इंडिया में उसको कुछ मॉडिफाई करके यूज किया गया क्या। तो ये सब सारी चीजें आप तभी लिख पाएंगे, समझ पाएंगे जब आप इन चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो पहली चीज यहाँ पर हो जाती है कि कनेक्शन और जो डॉट्स है या कंसेप्ट है उनको किस तरीके से कनेक्ट करना है, ये ध्यान रखिएगा। बिना मेंस आजकल फिल्म्स भी इस तरीके के ही आ रहे हैं, पहले जैसे फिल्म्स नहीं आ रहे। फिल्म्स में पहले शॉर्ट शॉट आते थे, बिल्कुल आप लगा देंगे उस तरीके का नहीं आ रहा है। एनालिटिकल टाइप का आपका प्रीलिम्स में भी है। अगर मेंस की तैयारी आपकी नहीं है तो प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कुछ एक पीडीएफ में यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। अगर उस पीडीएफ को आप फॉलो कर लेते हैं, अगर आप पीडीएफ को 100% फॉलो कर लेते हैं तो आपको 2024 का मेंस लिखने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्या? कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। तो वो मैं आपको अभी एक पीडीएफ दूंगा, यहाँ नहीं मिलेगा, जाके टेलीग्राम पे देखिएगा। ओके, टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन में से आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं पर आपको ये पीडीएफ का लिंक मिलेगा। ठीक है, इस पीडीएफ में बेसिकली है क्या, इस पीडीएफ में मैंने क्या किया है कि पूरे सिलेबस के पूरे टॉपिक को माइक्रो तरीके से यहाँ पर मेंशन किया गया है। हर मेंशन किए गए टॉपिक में मॉड्यूल दिए गए और हर मॉड्यूल पर आपको कितना टाइम लेना है प्रिपरेशन के लिए,
और उसको कब एग्जाम आपको देने को मिलेगा, जैसे कि आपको प्री का एग्जाम देना है, मेंस का एग्जाम देना है, ठीक है, तो उस मॉड्यूल से रिलेटेड आपका प्री या मेंस का टेस्ट, ठीक है, तो इसे आप अपने लेवल पर भी कर सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है, आप चाहे तो वो डाउनलोड करके उसको खुद भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको डाउनलोड कर लेना है। इसमें तो हर मॉड्यूल, जैसे कि अगर मैं बात करूँ पॉलिटी, तो पॉलिटी में 4 मॉड्यूल का हमने उसमें लिखा हुआ है। उसी तरीके से जियोग्राफी में भी 4 मॉड्यूल है। उसी तरीके से अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में भी आपको 4 मॉड्यूल वहां पर दिखाई देता है। इकोनॉमी की भी अगर हम बात करें तो इकोनॉमी में भी 4 मॉड्यूल वहां पे है। तो इसी तरीके से हमने क्या किया है, इन सारे मॉड्यूल्स को डिवाइड किया है। उसके अलावा मेंस के हिसाब से भी हमने मॉड्यूल को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो वैसे अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो बाकी चीजें हम लोग आगे भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि हर मॉड्यूल का यहाँ पर टेस्ट होता है, प्रीलिम्स के हिसाब से भी, मेंस के हिसाब से भी। अदरवाइज अगर आप खुद करना चाहते हैं तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा खुद भी। अगर आप 100% इसको फॉलो करते हैं तो आपका, अगेन मैं कहता हूँ कि 2024 का मेंस लिखने से कोई रोक नहीं सकता। मेंस लिखने का मतलब क्या है, प्रीलिम्स आप क्वालिफाई होंगे तभी तो मेंस लिखिएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आती है कि कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्यों, आप में से 90% ऐसे लोग होंगे ना जिनका शेड्यूल जो होता होगा वो हर वीक क्या होगा, चेंज होता होगा। हर वीक वो चेंज करते होंगे अपना शेड्यूल। ओके, काम नहीं करता है या फिर बोर हो जाते हैं, मोटिवेशन नहीं है, किसी भी कारण से उनका ये क्या होता है कि वीक चेंज होते रहता है। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी, आप कितना भी हाथ पैर मार लीजिए, 5 वर्षीय योजना हो या फिर 10 वर्षीय योजना हो, आप उसमें लगातार बने रहेंगे। इसके अलावा क्या होता है, टेस्ट या फिर जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आखिर क्यों इसको इतना दिया जाता है। बहुत लोग प्रैक्टिस नहीं करते, मुझे पता है। अगेन 90 to 95% प्रैक्टिस नहीं करते हैं। पहली चीज, लोग अगर प्रिपरेशन की ये स्टार्ट करते हैं ना, जिस दिन से वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए क्या हो जाता है ना कि पहले दिन से एकदम फर्स्ट डे से ही क्या करते हैं, वो मेंस की आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। मेंस की आंसर राइटिंग वहां पर क्या करते हैं, वो स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये रॉन्ग तरीका है। देखिए, मेंस का आंसर लिखने के लिए 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए, ओके। दूसरी चीज, आपके पास स्ट्रक्चर होना चाहिए कि जिस स्ट्रक्चर में आप उसको लिखेंगे। और तीसरी चीज होनी चाहिए स्पीड। ये तीनों एक के बाद एक आती है। सबसे पहले कंटेंट आता है पहले नंबर पे। जब कंटेंट होगा तभी आप स्ट्रक्चर में उसे फॉर्म कर पाइएगा, और जब कंटेंट स्ट्रक्चर होगा तभी आप उस पर स्पीड ला पाइएगा। तो पहले दिन से आंसर राइटिंग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके पास तो कंटेंट है ही नहीं ना। तो कम से कम 1 मंथ आप पढ़िए, कंटेंट को जुटाइए, तब तो आप लिख पाएंगे। जब आपके पास थोड़ा सा कंटेंट हो जाएगा तब उसको आप क्या करेंगे कि स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखेंगे कि किस तरीके का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें हम इंट्रो कैसे लिखेंगे, उसमें हम मेन बॉडी किस तरीके से लिखेंगे, या फिर हम उसका कंक्लूजन किस तरीके से लिखेंगे। लेकिन अगर आपके पास कंटेंट ही नहीं है तो स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे। और मैं सबसे पहले देखता हूँ ये कि लोग जो पहले दिन से भी आंसर राइटिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, एकदम स्पीड, सबसे पहले स्पीड पे टूट मरते हैं। वो निकाल निकाल लेते हैं भाई 8 मिनट में एक क्वेश्चन लिखना है या एक आंसर लिखना है। वो पहले ही दिन से उस पर लग जाता है कि 8 मिनट में लिखना है। उनके पास ना कंटेंट है ना स्ट्रक्चर है, और पहले ही काम करते हैं स्पीड पे। कहीं से बहुत सारे पोर्टल आपको मिल जाएंगे आजकल इंटरनेट पे, और वो क्या करते हैं कि हर डे यानी कि पर डे क्या करते हैं, वो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। वहीं से आप क्वेश्चन लेके क्या करते हैं, क्वेश्चन आपने लिख लिया, उसके बाद 3 घंटे कम से कम उस क्वेश्चन का कंटेंट ढूंढने में लगते हैं कि आखिर ये कंटेंट आया कहाँ से। इंटरनेट पे ढूंढते हैं, 3-4 घंटे वहां पर बिताते हैं। उसके बाद आंसर लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं 4 से 5 घंटा आप लगा देते हैं एक आंसर लिखने में, ठीक है। फिर फोरम में डाल के या फिर इधर उधर डाल के कोई फीडबैक देता है, क्या देता है, वो कोई मतलब नहीं उसका। जितने भी फोरम में ये लिख रहे हैं ना और डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। नेवर दे आर गोइंग टू सिलेक्ट। जिनका सिलेक्शन होता है ना वो इन सब चीजों से दूर रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी क्या करते हैं हम कि उस प्रोग्राम में आपका पूरा रहता है कि किस तरीके से कंटेंट का तैयार करवाया जाएगा, किस तरीके से स्ट्रक्चर का फ्रेम करवाया जाएगा, और बाद में आपका स्पीड का काम आता है। कम से कम 2 महीने आप तो लिखिए, 2 मंथ आप क्या कीजिए कि धीरे धीरे कंटेंट पे काम कीजिए। जब कंटेंट आपके पास इनफ हो जाएगा ना तो उसके बाद 3rd मंथ से आपको क्या करना है कि आपको अपने स्ट्रक्चर पे काम करना है। और स्ट्रक्चर पे हम लोग काम करवाएंगे, तो स्ट्रक्चर पे काम करवाएंगे तो किस तरीके से हर टाइप का जो आंसर होता है, जैसे कोई टाइप आंसर आ गया एनालाइज करने का, तो एनालाइज करने वाले आंसर में किस होगा, किस तरीके से आपको लिखना है। उसी तरीके से आपका आ गया कि भाई कुछ डिस्क्रिप्शन टाइप का लिखे तो उसका इंट्रो क्या होगा, या फिर बॉडी या फिर कंक्लूजन किस तरीके से लिखेंगे। कहाँ पर बुलेट पॉइंट ज्यादा अच्छा होता है, कहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के पिक्चर्स वगैरह चाहिए, कहाँ पर कुछ ट्री टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पिक्चर्स बन जाते हैं, वो किस तरीके से आप बनाएंगे। ओके, वो सारी चीजें हम इसमें बताते हैं। साथ साथ इसमें भी हम ये भी बताते हैं कि आपको नोट्स का फॉर्मेशन कैसे करना है। ओके, तो नोट्स के लिए हम कुछ सैंपल वगैरह प्रोवाइड करते हैं।
वो भी सारी चीजें आपको इसमें मिल जाती है। ठीक, थर्ड की बात करते हैं, उसके बाद आती है हमारी किसकी, स्पीड की बात। ठीक है, स्पीड की बात आती है, तो अब आपके पास कंटेंट है, आपके पास स्ट्रक्चर है, तो फिर स्पीड को बढ़ाना फिर कोई बड़ी बात नहीं है। तो कम से कम 2 से 4 मंथ तक, ये 2 मंथ हम कंटेंट पे काम करते हैं, फिर 2 मंथ हम स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, तो 4 मंथ का हमारे पास एक्सपीरियंस हो जाता है। 4 मंथ के बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पर स्पीड पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है, इस तरीके से काम होता है। पहले दिन इस तरीके से आप जो काम करते हैं ना, इसी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। और जितने भी लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करें, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता है ना, ये वही लोग होते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट की बात करें, ये वो लोग होते हैं ना जिन्होंने इस प्रोसेस को फॉलो किया। ये क्या है, ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को वो फॉलो करते हैं, उन्हीं का होता है। जो इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं ना, उनका नहीं होता है सिलेक्शन। ये आप मान के चलिए। आप खुद एग्जाम दिए होंगे, आप लोगों में से बहुत लोग, आप लोगों ने कई सारे अटेम्प्ट भी दिए होंगे, लेकिन आप खुद सोचिए कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। इसका जवाब कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा, इसका जवाब आप खुद ही दे पाएंगे। आपके पास ही इसका क्या है, आंसर है। आप खुद उस प्रॉब्लम्स को लिखिए कि क्यों नहीं हो पा रहा है, आपको पता चलेगा। कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है, कहीं ना कहीं सिलेबस आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपका जो रिवीजन है वो आप नहीं कर पा रहे हैं। 1-2 बार पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। आपका नोट्स फॉर्मेशन सही नहीं है, आपने नोट्स इतना लेंदी बना दिया है कि आप उसको रिवाइज नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अगर हम मेंस की आंसर राइटिंग की बात करें, तो वो जो आंसर राइटिंग है वो भी आप इस तरीके से करते हैं कि कहीं ना कहीं पीएचडी टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं ना, उसकी कैटेगरी में आप शामिल हो जाते हैं। ठीक, और इन सारे चीजों को मिला के ही यूपीएससी निकलता है। ये तो नॉलेज की बात होगी। इसके अलावा सब कुछ नॉलेज नॉलेज ही नहीं होता। क्यों? अब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, एग्जाम हॉल में क्या होता है, मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरीके से मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट, कि कम समय में मुझे पूरा क्वेश्चन वहां पर पूरा करना है। ठीक है, प्रेशर का मैनेजमेंट, कि टाइम और एग्जाम का प्रेशर मेरे ऊपर बहुत काम ना करे। साथ ही साथ वहां पर सिलेक्शन, किस चीज का, क्वेश्चन का सिलेक्शन, कि कौन से क्वेश्चन बनाने हैं। और खास करके प्रीलिम्स में ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मेंस में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जिसको आप जानते हैं तो उन क्वेश्चन को सबसे पहले करना है, जिसको आप नहीं जानते हैं उनको आपको लास्ट में करना है। उसी तरीके प्रीलिम्स में जो आप एकदम श्योर शॉट है उनको पहले क्या कीजिए, लगा लीजिए। तो ये 3 तरीके की मैनेजमेंट जो होती है काम कर लीजिए। आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितनी भी तैयारी कर लीजिए, अगर ये मैनेजमेंट नहीं कर पाइएगा, टाइम, प्रेशर एंड सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस का मैनेजमेंट, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक होलिस्टिक अप्रोच है, जिसमें आप क्या करते हैं, सारी चीजों को क्लब करते हैं, या क्या कहते हैं कि एक दूसरे के पास उन सबको लाते हैं, और फिर क्लब करके क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा प्रिपरेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पर चीजें समझ गए होंगे आप। पीडीएफ में आपको एक बार दिखा देता हूँ। ओके, उसको जाके आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, टेलीग्राम से डाउनलोड करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो। ओके, या फिर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर भी आ रहा होगा, 9599105264, 9599105264। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, वहां पर भी आपको ये शेड्यूल दे दिया जाएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम से यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार मैं आपको वो पूरा का पूरा शेड्यूल दिखा देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो अगर आप खुद कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर आप पीडीएफ देख पा रहे हैं। पीडीएफ में जैसे कि आपको लिखा गया है यहाँ पर कि ये सितंबर 2003 से, सॉरी सितंबर 3 से यहाँ पर 2023 स्टार्ट हो चुका है। इसमें क्या है कि आपको कुछ पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे आपको इसमें जो पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा वो क्या प्रोवाइड किया जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1 के कुछ टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल, जिसमें आपको आता है सोसाइटी से रिलेटेड जो आपको टॉपिक्स होते हैं, उसमें सारे मिल जाएंगे। सोसाइटी में जैसे बहुत है कि कम्युनिज्म की बात की गई है, रीजनलिज्म की बात की गई है, या फिर पॉवर्टी की बात की गई है। इसमें कुछ आपको चिल्ड्रन इश्यूज भी है, या फिर हम बात करें वीमेन इश्यूज भी आते हैं इसमें। ओके, इसमें आपको कुछ एनजीओ के बारे में भी आते हैं। तो ये सारा जो टॉपिक है सोसाइटी से रिलेटेड, इसमें आपको दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं जीएस पेपर 2 की, तो जीएस पेपर 2 में 2 चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको जल्दी नहीं मिलती है। फर्स्ट है इंटरनेशनल रिलेशनशिप, और दूसरा है आपको सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। ओके, इसका आपको शेयर किया जाएगा। इसके अलावा हम जीएस पेपर 3 की बात करें, तो यहाँ पर आपको मिलेगा इन्वायरमेंटल इश्यूज, इसमें आपको मिलेगा डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें मिलेगा इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये 3 चीजें आपको वहां पे मिलने वाली है। उसके अलावा अगर हम जीएस 4 की बात करें, तो जीएस 4 इथिक्स का पूरा नोट्स आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये क्यों हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि ये बिखरे हुए टॉपिक है। जीएस पेपर इथिक्स में भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। ओके, तो जहां जहां पर भी आपको मेजर प्रॉब्लम होगा वहां आपको दिया जाएगा। इसमें बेसिकली अगर मैं बात करूं तो क्या चीजें हैं, तो इसको भी थोड़ा सा एक बार हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर होने वाली है। ठीक है,
अब यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि इस तरीके का शेड्यूल है। यहाँ पे शेड्यूल में देखेंगे कि जैसे कि मॉड्यूल यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज द फर्स्ट मॉड्यूल, इसका एग्जाम होगा आपको 11 अक्टूबर को। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं यहाँ पे मेंशन है। इन सारे टॉपिक्स को क्या करेंगे, आप अपने बुक पे मार्क करेंगे। ठीक है, कौन सा बुक होगा अब वो आप जानते हैं, यहाँ रिसोर्स लिखे गए हैं एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत। तो लक्ष्मीकांत में ये सारे आपको पॉइंट्स वहां पे मिल जाएंगे। उन पॉइंट्स की स्टडी आपको इस दौरान करनी है। 11 तारीख को एग्जाम होगा। 11 तारीख को जो एग्जाम होगा वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग होगा। तो प्रीलिम्स टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे, मेंस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। और फिर उसी दिन नाइट में क्या होता है कि 10 बजे रात को हम 10 PM पे क्या करते हैं, एक लाइव सेशन करते हैं। ठीक है, और उस लाइव सेशन में क्या होता है कि हम वहाँ पे सारी चीजों को डिस्कस करते हैं कि प्रीलिम्स में किस तरीके का उस क्वेश्चन में अप्रोच होना चाहिए और मेंस में आपको किस तरीके किसका क्या रहा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद मॉड्यूल 2 में आइएगा तो मॉड्यूल 2 आपको 11 तारीख के बाद स्टार्ट हो जाएगा और इसका एग्जाम होगा आपको 18 अक्टूबर को। ठीक है, जिसमें आपको ये टॉपिक्स है। अगेन इसका एग्जाम होगा 18 अक्टूबर को, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी आपको वहां पे एग्जाम दिए जाएंगे। तो अगेन उसी सेम तरीके से उस दिन में 10 PM को लाइव सेशन होगा जिसमें हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स की बात करें तो अप्रैल और मई 2023 का करंट अफेयर्स यानी कि जो फर्स्ट मॉड्यूल करेंगे, फर्स्ट मॉड्यूल में आपको अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स होगा। सेकेंड मॉड्यूल में आपको यहाँ पर मई 2023 का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए ये चीज आपको समझ में आएगी। उसके अलावा हम थर्ड मॉड्यूल में आते हैं तो थर्ड मॉड्यूल में भी यहाँ पर 26 अक्टूबर है, यानी कि 26 अक्टूबर को एग्जाम होगा थर्ड मॉड्यूल का। उसमें ये जो कुछ आपको टॉपिक्स है और यहाँ पर भी कुछ टॉपिक्स लिखे गए हैं, ये थर्ड मॉड्यूल में आएंगे, इनको आपको कवर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ मॉड्यूल है। फोर्थ मॉड्यूल के साथ यहाँ पर क्या हो गया कि पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा। तो फोर्थ मॉड्यूल का एग्जाम आपको नवंबर को होगा। तो जो फोर्थ मॉड्यूल करेंगे, फोर्थ मॉड्यूल में आपको क्या होगा कि जून 2023 के जो करंट अफेयर्स है वो आपको करना है। करंट अफेयर्स किससे करना है, द हिंदू से करना है। क्योंकि अगर आप इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप द हिंदू ही फॉलो करें। ठीक है, तो जून 2023 का आपको 4 नवंबर को फॉलो करना है। ठीक, तो जो पहला मॉड्यूल हो गया उसमें हम अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स, जो दूसरा मॉड्यूल हो गया उसमें हम मई 2023 का करंट अफेयर्स, और जो तीसरा मॉड्यूल होगा उसमें हम अप्रैल और मई इन दोनों महीनों के करंट अफेयर्स को एक साथ करेंगे। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर रिवीजन होगा आपका, आपने ये दोनों पहले कर लिए। अब जब हम फोर्थ मॉड्यूल में आएंगे तो जून का यहाँ पर स्टार्ट होगा। इसी तरीके से सारी चीजें ये चलती जाएंगी और इसमें हर मॉड्यूल को इस तरीके से लिखा होगा। अब एकदम लास्ट में आते हैं जहां पर आपका सारा मॉड्यूल खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पर अब पूरे होलिस्टिक तरीके से करेंगे। और होलिस्टिक तरीके से देखिए कैसे, अब यहाँ पर एक स्टार्ट होगा मार्च में, ओके, सारे मॉड्यूल खत्म होने के बाद, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री को जोड़ के हम यहाँ पे एग्जाम देंगे 31 मार्च 2024 में। उससे पहले हम मॉड्यूल वाइज ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर करंट अफेयर्स अप्रैल टू जून 2023 का दिया जाएगा, यानी कि रिविजन भी यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। उसी तरीके से आप 26 मार्च को एग्जाम होगा जिसमें हम जुलाई से लेकर सितंबर करंट अफेयर्स पूछेंगे। मॉड्यूल कौन सा आएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये बेसिकली आपको ज्योग्राफी का मॉड्यूल है, तो वो आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से ये सारे जब ये भी मॉड्यूल्स खत्म हो जाएंगे सब्जेक्ट वाइज भी, उसके बाद आपको एक ही बार हॉलिस्टिक यहाँ पर एग्जाम देखने को मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से। ठीक है, देखिए 30 अप्रैल से फिर आपको फुल लेंथ के टेस्ट यहाँ पर प्रीलिम्स के स्टार्ट हो जाएंगे। 30, 5, फिर 8, 11 मई को, उसके बाद 15, 18, 16, 20, 21 मई को। ठीक है, इसके बाद आपको 22, 23 और 24 मई को आपको 2 एग्जाम होंगे। ध्यान में रखिएगा 25 को आपको थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिएगा। वाई, बिकॉज 26 मई को आपको क्या है कि आपका प्रीलिम्स का यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। ठीक है, 25 मई को आप एग्जाम नहीं देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर लीजिएगा या फिर जो रिवाइज थोड़ा बहुत करना हो वो कीजिएगा और 26 मई को जाके आप एग्जाम दे देना है। ठीक है, अब इसमें मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए कंटेंट को ऐड किया है, ये ध्यान में रखिएगा। आपको फिर बीच बीच में गाइड किया जाएगा, क्योंकि मैं आपको हर मॉड्यूल के बाद मिलूंगा, या फिर अगर मॉड्यूल के बीच में कोई आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मान लीजिए आप एक मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कोई भी सा यहाँ मॉड्यूल। ठीक है, ऊपर आते हैं। अब मान लीजिए ये एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल 4। अब मॉड्यूल 4 में क्या है, यहाँ पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री दिखाई दे रहा है। ये किस चीज का है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का आपका क्या है टॉपिक है। मान लीजिए किस मॉड्यूल खत्म होने से पहले आपके बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप क्या करेंगे, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। रात में 10 PM से 12 PM के बीच में मैंने स्लॉट रखा है जिसमें मैं कॉल करता हूँ हर दिन। ओके, आई विल कॉल यू, बस हम व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं रात को आपको कॉल करूंगा। कोई भी क्वेरी होगी तो आपको शॉर्ट आउट कर दिया जाएगा हर दिन, हर रोज।
अदरवाइज जिस दिन एग्जाम होगा आपका उस दिन तो हम लाइव सेशन लेंगे ही और सारे उसमें प्रीलिम्स और मेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे चर्चा करेंगे। तो जैसा मैंने आपको कहा कि अगर इस शेड्यूल को अगर आप 100% फॉलो करते हैं या फिर आप मुझसे जुड़ के कीजिए, मुझसे जुड़ के, या फिर अगर आप खुद ही करते हैं, सेल्फ भी करते हैं, उस केस में भी आप आराम से मेंस लिखिएगा। मेंस को लिखने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ओके, तो दिस इज द 90 to 100% पॉसिबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू अपीयर इन मेंस 2024। तो अगर आप सीरियस हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा, अगर आप सीरियस नहीं है तो फिर तो ये अलग बात हो जाती है। ठीक है, कोई क्वेरी होगा तो वो मेंशन कर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, कमेंट कर दीजिएगा। ओके, अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर भी आप ले लीजिए 9599 105 और 264। यहाँ पर व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं मुझे कोई क्वेरी वगैरह होगा तो, या फिर ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम पे जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर दिया जाएगा, आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं है। ध्यान रखिएगा, मात्र 6 महीने आपके लिए बाकी है। अगर 6 महीने में आपने कुछ नहीं किया तो फिर ये 1 ईयर भी आपका हाथ से जाने वाला है। तो अभी आपको टाइम के बारे में सोचना है और प्रिपरेशन के बारे में सोचना है। ये ध्यान में रखिएगा, किसके बारे में? टाइम के बारे में, क्योंकि अभी जो 6 महीना है अभी भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि तैयारी तो भी आप कर ही रहे हैं। भले चीजें क्या है, थोड़ी सी स्कैटर्ड है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, वो चीजें हम लोग हैं उसको हैंडल करने के लिए, लेकिन आपकी तरफ से डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आपकी तरफ से डेडिकेशन नहीं होगा ना तो फिर तो 5 साल भी आपके लिए कम ही होगा। ओके, तो डेडिकेशन होगा, स्कैटर्ड चीजें हैं, समझ में नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कीजिए, हम वहाँ पे आराम से हर चीजों का पूरी की पूरी आपको हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो इसमें कोई भी समस्या आपको होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिएगा जो भी क्वेरी होगी। मिलते हैं अब सीधा सीधा प्रोग्राम में मिलेंगे हम लोग, और धीरे धीरे वहां पे जो भी चीजें होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्कस की जाएगी। थैंक यू।